एक लड़का है असीलुन नस्ल आली ख़ानदान। उम्र है लड़के की 50-60 के दरमियान। कब्ज़ रहता है ना उसको, नज़ले की तहरीक है। एक दिन टीबी हुई थी, अब तबीयत ठीक है। आँख की एक शम्मा रोशन, दूसरी थोड़ी सी गुल। आँख की एक शम्मा रोशन, दूसरी थोड़ी सी गुल। मुख्तसर ये है कि लड़का है बहुत ब्यूटीफुल। उसको लड़की चाहिए जो सूरतन लड़का ना हो। उसको लड़की चाहिए जो सूरतन लड़का ना हो, जिसके दिल में शोलाए मर्दानगी भड़का ना हो। लड़की अपने साथ लाए कम से कम 9 लाख कैश। लड़की अपने साथ लाए कम से कम 9 लाख कैश, ताकि लड़का बाद शादी कर सके आराम और ऐश। कोई दोशीज़ा अगर हो हामिले जुमला सिफ़ात, कोई दोशीज़ा अगर हो हामिले जुमला सिफ़ात, ख़त में लिख भेजे कि किस दिन उसके घर पहुँचे बारात। नाज़रीन, कुछ लड़कियों के लिए जो शरीफुन नफ्स होती हैं, इस किस्म के प्रपोजल्स तो आम बात है, लेकिन अगर थोड़ा सोच विचार की जाए, फैमिली इन्वॉल्व हो, मैच मेकर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए, तो यही रिश्ते देखने और दिखाने में जॉब इंटरव्यू से कम नहीं लगते। आज हम इस रिश्ता कल्चर के और रिश्ता सिस्टम की बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मैच मेकर, वेल नॉन मैच मेकर सोफिया खुरम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सोफिया जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। शादियों का सीज़न तो मेरे ख्याल से ठंडा चल रहा है क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। नहीं, अभी भी शादियां अटेंड तो हो रही हैं ना, लेकिन ये हमारे हिसाब से ये वो वाला सीज़न होता है जब इसमें वो प्रपोजल डन हो रहे होते हैं जिन्होंने दिसंबर या जनवरी में शादियां करनी होती हैं। तो उस हिसाब से मुहर्रम से पहले पहले एक ये सीज़न आता है शादियाँ तय होने का, रिश्ते तय होने का। तो आप उस हिसाब से कह सकती हैं कि पीक सीज़न है। ठीक है। सियाने कहते हैं पंजाबी में कि एक साथ एक ब्याह यदि कोई गारंटी नहीं होती। तो फिर इतना सोचते हैं शादी करने से पहले, जब रिश्ता देखते हैं तो लड़के और लड़की की इतनी वेरिफिकेशन की जाती है, इतनी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, वो तो फिर कोई फ़ायदा ना हुआ ना उसका। देखो फ़ायज़ा इसमें ना मतलब हमारे हालात और वाक़यात बड़े काउंट करते हैं। नॉर्मली पहले शादियां करने का तरीक़ाकार डिफरेंट था, अब शादियां करने का तरीक़ाकार डिफरेंट है। तरीक़ाकार के साथ साथ प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट हैं। बिल्कुल। पहले जब शादियां की जाती थी ना, तो ख़ानदानी वैल्यूज़, इक़दार, इन सारी चीज़ों को सामने रख के शादी की जाती थी कि अच्छा फ़लाने की बेटी है, उनका बड़ा अच्छा ख़ानदान है, मैं बरसों से जानता हूँ। एक दूसरे का तो हाँ, एक दूसरे से भरम रखने के साथ साथ आपकी जान पहचान, मेल जोल से रिश्ते तय हो जाते थे। अब लोग क्या करते हैं, उनके प्रायोरिटीज़ लेवल डिफरेंट हैं। वो आ जाते हैं, हमें अपना सेम स्टेटस चाहिए। मतलब अब देखो जी, दिखाने के लिए बहुत कुछ हो, 2 कनाल का, खुद से ज़्यादा स्टेटस चाहिए। खुद से ज़्यादा तो कह नहीं पाते ज़बान से, लेकिन वो कहते हैं सेम स्टेटस हो। सेम भाई, अब हमें जो दिखाया जा रहा होता है या एज अ मैरिज कंसल्टेंट हमें बताते हैं, ये जी देखें ने जी हमारी फैक्ट्री है, अच्छा जी, और हमारा 1 कनाल का घर है DHA में। अब देखिए थोड़ा सा मिलता जुलता रिश्ता होना चाहिए। अब जब हम उसके कंपैटिबल उनको रिश्ता दिखाते हैं तो वो कहेंगे नहीं आप, अच्छा चले इससे बेहतर कोई और दिखाएं, आप हमारे हिसाब से क्यों नहीं दिखा रही, आप हमारे हिसाब से दिखाएं। नॉर्मली इस तरह वो फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है। एग्जैक्टली, हमें ये शो हो जाता है कि अच्छा जी यार ये चाह रहा है कि जी अब अपने से ऊपर का रिश्ता हमें चाहिए। तो नॉर्मली अब ये चीज़ें ना इतनी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गई हैं कि प्रोफाइल्स में यही चीज़ें मेंशन होती हैं जी, सेम स्टेटस, सेम स्टेटस। 1 कनाल का घर लाजमी हो। अगर आप 1 कनाल के घर में रहते हैं तो 10 मरले में जाना तौहीन समझते हैं, 5 मरले में जाना तौहीन समझते हैं। तो देखो जब प्रायोरिटीज़ ये हो जाएंगी तो आप रिश्ते कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो ये जो स्टेटस कॉन्शियस किस्म के क्लाइंट्स होते हैं, इनको फिर आप कैसे डील करती हैं? कभी किसी ने इस मामले में आपके साथ स्कैम या फ्रॉड किया हो, ख़ुद को बहुत मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड जो है वो शो किया हो, लेकिन जब रिश्ते की बारी आई तो लेकर? अच्छा फ़ायज़ा इसमें ये बात है कि हाँ, नॉर्मली जो मैच मेकर्स, नॉर्मली हमारी जो कलीग्स होते हैं उनके साथ तो ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका हुआ है, लेकिन हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है इसलिए नहीं हो पाता कि मैं तो एक रेफरेंस बेस्ड पे काम करती हूँ। अच्छा। मैं उस तरह काम नहीं करती कि जी कहीं पे भी इश्तिहार लगा दिया और जो भी रिश्ता आया वो किया। मैं तुम्हारा रिश्ता कराऊंगी तो तुम मुझे 2 अच्छे क्लाइंट दोगी, मैं उनका रिश्ता कराऊंगी तो मुझे 2 अच्छे और क्लाइंट मिलेंगे। तो उस हिसाब से ना मेरे साथ तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल में कोई ऐसा सीन नहीं हो पाया। लेकिन
हाँ, हमारे कलीग्स ऐसे किस्से ज़रूर सुनाते हैं कि जैसे कि पीछे से घर वहाँ पर छोटा होता है तो यहाँ पे DHA में ले लिया घर एक कनाल का। अब कोई वेरिफिकेशन नहीं पॉसिबल कि जी आपका रेंटेड है, हाँ रेंटेड है कि आपका अपना ओन्ड है। नॉर्मली लोग ये भी बता देते हैं कि जी अपना घर है ना हमारा, और जब शादी हो जाती है तो कहानी जाके पता लगती है कि जी ये तो पीछे से पाकपतन के रहने वाले हैं और पाकपतन में इनका वही पुराने घर स्टाइल का घर है, तो फिर इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं सामने। अच्छा सोफिया जी, ये रिश्ते दिखाने वाले और करवाने वाले, इनमें क्या फ़र्क होता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रिश्ते दिखाने वाले वो होते हैं जो कि फसली बटेरे होते हैं। फसली बटेरे? हाँ, मतलब 4 पैसे जेब में डाले और चले आए जी आपको फलाना रिश्ता दिखा देते हैं। जैसा कि कुछ टाइम पहले मैच मेकर्स वाले, यूँ समझो कि पंजाबी में उसको कहते हैं विचोलन और अंग्रेजी में उसको कहते हैं जी क्या कहेंगे, मैरिज कंसल्टेंट ही कहेंगे शायद, मैच मेकर। अब वो वर्ड थोड़ा सा रिफाइंड होके ना मैरिज कंसल्टेंट पे आ गया, क्योंकि हमसे कुछ बातें सुन भी लेते हैं लोग और हम उनको सुना भी देते हैं। पहले वाले लोगों से तो नहीं ना वो सुन सकते थे, तो वो बेचारे लेके उनको जाते थे कि जी हम आपके साथ आपको एक रिश्ता दिखाने के लिए जा रहे हैं, और ना कोई प्रोफाइल ना कोई कुछ, आने की लड़की बड़ी खूबसूरत है, आप चल के देखे तो सही ना। और गाड़ी में उनके साथ बैठे, पर विजिट फीस लिया और जाके उनको समनाबाद की गली में DHA वाली फैमिली को समनाबाद के घर खाया पिया, फिर हाँ एग्जैक्टली घर पे खाया पिया और ये हो गया। लेकिन हमारा केस जो है वो फ़र्क आ जाता है। वो जो आप कह रहे हो ना रिश्ता कराना वाला, तो मैं तो उसी कैटेगरी में आती हूँ कि जी रिश्ता कराने का जो तरीका कार यही है कि जी आप मिले एक दूसरे से और फिर आप पहले टेलीफोनिक टॉक करवाएं फैमिलीज़ की। अच्छा। कि जी आप एक दूसरे से कंपैटिबल हैं भी कि नहीं हैं, मतलब कहानी जो है ना वो कुछ तो मिलती जुलती निकले। अच्छा, आपके पास जो है वो लोगों की प्रोफाइल्स आती हैं, लोग आपके पास आके रजिस्टर करवाते हैं खुद को, फिर आप उस हिसाब से मैच देखती हैं और फिर फैमिलीज़ को मिलवाती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे ये बताएं कि आजकल लोगों की क्या तरजीहात हैं, प्रोफाइल्स किस तरह के लोग बना रहे हैं, अपनी क्या क्वालिटीज़ डालते हैं और क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर करते हैं, लड़की के लिए भी बताएं और लड़के के लिए भी। अच्छा, सपोज़ जैसे देखो एक लड़की की प्रोफाइल मेरे पास आती है, फ़ोन आता है मेरे पास सिंपल कि जी मुझे अपने बेटे के लिए रिश्ता चाहिए। तो पहले तो मेरा काम यही होता है कि मैं उनसे कहूँगी कि अच्छा मुझे आप थोड़ी सी अपनी डिटेल्स बताएं कि जी क्या है, जी हमारा बेटा ये है, हमारा बेटा माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इतनी इनकम है, फ़लानी कंपनी में कर रहा है, पूरी डिटेल के बारे में फिर फैमिली के बारे में बताएंगी। और जब मैं उनसे कहूँगी अच्छा आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। देखिए जी हमें सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे लोगों में हमें रिश्ता करना है, हमें जो है ना फैमिली पढ़ी लिखी हो। अब आप सुनती जाए ना डिमांड्स ना, फैमिली मैंने कहा अच्छा जी फिर तो आपके लिए रिश्ता कराना बहुत आसान है, मैं तो बस मिनटों में करा सकती हूँ आपके बेटे का रिश्ता। हाँ बस थोड़ा सा ऐसा हो कि माँ बाप भी पढ़े लिखे होने चाहिए और जो बहन भाई हैं ना घर में वो भी पढ़े लिखे होने चाहिए। अच्छा गाड़ी ज़रूर हो उनकी अपनी ना। अब देखिए ना अच्छा नहीं लगता कि कोई उबर क्रीम करा के तो रिश्ते देखने के लिए आए, तो इसमें अब ये डिमांड्स फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बयान करते हैं। अच्छा उसके बाद मैं एक मीटिंग करती हूँ, ठीक है, फैमिली से, और फैमिली में मैं लाजमी लड़का अगर मेरा क्लाइंट है तो उसको मैं ज़रूर बिठाती हूँ कि भाई मुझे आप बताएं, क्योंकि बच्चे जो है ना पेरेंट्स को वो बातें नहीं बता पाते जो कि उनकी डिमांड्स होती हैं। असल में जो है वो घर के लिए बहू लाने का सोच रहे होते हैं। एग्जैक्टली। लड़के के जहन में एज वाइफ कुछ और भी हो सकता है, एज अ पार्टनर वो देख रहा होता है, एज अ पार्टनर। अच्छा इसमें फिर ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरी जैसे कहते हैं ना उलझने ख़त्म भी हो जाती हैं कि मुझे ये समझ में आ जाता है कि जो पेरेंट्स है ना उनका कंसर्न सिर्फ ये है कि स्टेटस हो। पेरेंट्स जो है वो कुछ और बता रहे हो, लड़का कुछ और जा रहा हो, ऐसा कभी कोई केस? ऐसे तो बहुत किस्से हैं। ऐसे तो अगर मैं सुनाने बैठूं तो शायद शाम हो जाए कि नॉर्मली जो पेरेंट्स हैं ना उनकी डिमांड यही होती है कि सेम स्टेटस हो, लड़की खूबसूरत तरीन हो और पीछे से कोई ना कोई उसका ज़मींदारा हो। लेकिन लड़के या लड़कियां जब मैं उनसे मिलती हूँ ना तो उनका डिफरेंट एक्सपोजर है। मुझे अच्छा लगता है आज की जनरेशन के बच्चों से मिलने के बाद ना कि वो कम से कम एक अगर आप मुझे हाँ मैं बताती हूँ ना, बिल्कुल आज की जनरेशन को भी ज़रा क्लियर हो जाए कि आज की जनरेशन ये है कि छुपाती नहीं है कि भी हमें क्या चाहिए ना। मतलब पेरेंट्स के साथ शायद वो शाय हों या पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी तुम्हें नहीं पता, कोई नहीं, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखेंगे। लेकिन जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो सिंपल अल्फाज में ये कहते हैं कि जी
कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे एक लड़के के साथ मेरी मुलाकात हुई और मैंने जब उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स तो कह रहे हैं कि जी तुम्हें MBBS लड़की चाहिए, तो अब तुम अपना बताओ मुझे कि तुम्हें वाकई MBBS चाहिए, क्योंकि MBBS लड़की एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, एक आपका फ्लैग नहीं है जो आपने अपने कॉलर पे लगाना है, वो एक प्रॉपर जिम्मेदारी है, तो तब आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है। एग्जैक्टली तो मैंने कहा कि वाकई तुम चाहते हो कि तुम्हें MBBS लड़की मिले? तो उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मुझे एक लाइफ पार्टनर मिले जो मुझे टाइम दे। अब मैं 32 साल की उम्र में शादी करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी बीवी ही मुझे घर पे ना मिले और फिर कल को मैं उससे ये शिकायत कर रहा हूँ कि जी मेरे जो बच्चे हैं और तुम उनको टाइम नहीं दे रही। अगर मैंने बच्चे अपने मेड्स पे से ही पालने हैं तो फिर मुझे फ़ायदा क्या है शादी के? तो मुझे उससे फिर अंदाज़ा हुआ। फिर मैंने उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की। मैंने कहा कि ये अच्छा नहीं लगता जब आपके बेटा ही नहीं चाहता कि वो उसको MBBS हो, तो फिर आप क्यों चाहती हैं? नहीं ना, देखे ना, घर में डॉक्टर होना बड़ा ज़रूरी है। की बात की और ये कि डॉक्टर होना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा होना ज़रूरी है। फैमिलीज़ की ये सोच भी है सोफिया जी कि हम जो है ना वो कमाओ बहू लेकर आएँ, पढ़ी लिखी अलग हो, कमा अलग रही हो, खूबसूरत अलग हो। फ़ायज़ा, आजकल के दौर में ना ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन सारा का सारा कहानी वही है कि आपने अपने कॉलर के ऊपर कितने स्टार्स लगाने हैं और कितने फ्लैग्स लगाने हैं। शादी एक पूरी की पूरी जिम्मेदारी का नाम है। इतनी आसान नहीं है कि जब आप जॉब करते हैं तो आप अपनी एक ऐसी बहू लेके आ रही हैं जो कि 9 to 5 जॉब करती है, फिर आप उससे ये भी सोच सकते हैं, उससे ये डिमांड तवक्को रख सकते हैं कि वो फिर घर को भी उतना ही टाइम दे। वो एक बच्ची जो थकी हारी 5 बजे से चल के 6 बजे घर पहुंच रही है, तो क्या वो आते सबसे पहले किचन में खड़े होकर आप लोगों के लिए चाय बनाएगी? नॉट पॉसिबल ना। तो ये सारे पेरेंट्स चाहते तो ऐसे ही हैं कि इसी टाइप का जो तुमने बताया ना फ्रेम ये वाला हो, लेकिन इसमें फिट होना बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे। कि ये आसान काम नहीं है। थक हार के क्या होता है? थक हार के फिर अलहदगी होती है ना। मेरी एक क्लाइंट थी और नाम तो खैर मैं मेंशन नहीं कर सकती। लड़का आर्मी में था, नेवी में था, अच्छा। मतलब पढ़ा लिखा, छोटी सी फैमिली थी। उनकी ख्वाहिश थी कि लड़की MBBS हो। खैर लड़का भी मेरा ही क्लाइंट था, लड़की भी मेरी ही क्लाइंट थी। तो मुझे इसलिए आसानी लगी कि मैंने कहा कि ठीक है, फोर्सेस में ना आसान होता है खपाना ना, कि भाई आप MBBS बच्ची को ना एडजस्ट कर सकते हैं ना, उसकी मियाँ के साथ साथ पोस्टिंग्स भी हो जाती हैं और फिर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है फोर्सेस की साइड से। बहुत जल्दी वो रिश्ता डन हुआ और मेरा दिल भी धड़के कि इतनी जल्दी ये रिश्ता डन हो रहा है, तो अल्लाह खैर आफियत रखे इसके अंदर। अच्छा जी, हर चीज़ बड़ी खुश थी, सब कुछ। लेकिन शादी होते ही जो है ना, अब बच्ची तो उस वक्त जॉब छोड़ चुकी थी और ये भी मैं बताऊं, उसने US एमली फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर कर लिया था। अच्छा। और जब उसकी पहली दफ़ा मैंने उसके होने वाले हस्बैंड से बात करवाई थी कि पहले आप दोनों बात कर लो आपस में कि भाई फ्यूचर प्लान्स तुम लोगों के मैच करते हैं कि नहीं करते, तो उसमें उसने ये कहा था कि तुम्हें मैं US एमली स्टेप 2 भी करवाऊंगा, अगर तुम्हें बाहर जाना पड़ा ट्रेनिंग के लिए तो वो भी कराऊंगा। करियर ओरिएंटेड से लड़का। हाँ, लड़का चाहता था मुझे करियर ओरिएंटेड लड़की चाहिए। ठीक है। उसकी माँ भी जॉब करती रही है, ठीक, उसका बाप भी जॉब करता रहा है। तो ऐसे लोगों को तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आने वाली की क्या डिफ़िकल्टीज हैं। सही बात है, करना चाहिए ना एज अ मदर में। घर-बार छोड़कर आ रही है आप लोगों में एडजस्ट होने के लिए, आप उसको थोड़ा टाइम तो। और माँ को भी तो देखो ना कि भाई तुम खुद भी तो सारी ज़िंदगी पढ़ाती रही हो, टीचिंग करती रही हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो बहू लेकर आ रही हो उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी और क्या नहीं होगी। आते ही जिस बच्ची को खाना भी ना बनाना आता हो, आप उसको कह दें जी आटा गूंदे रोटी पकाएं, उस बच्ची ने 3 साल बहुत पैथेटिक लाइफ गुजारी और हर तरह से कोशिश की कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूं, लेकिन वो नहीं हो सका। और एट द एंड पेरेंट्स को चैन नहीं आया जब तक उन्होंने उनकी डाइवोर्स नहीं करा दी। गुस्सा तो मुझे उस लड़के के ऊपर भी है उतना ही कि उसने अपना घर बर्बाद किया सिर्फ अपने माँ के कहने पे या अपने बाप के कहने पे या उनके प्रेशर में आके। उसने अपनी वो बच्ची नहीं देखी, छोटी सी बच्ची जो 3 माह की थी, जिसे उसने माँ के साथ भेज दिया। तब इट्स वेरी हर्टिंग। ये मेरी एक करियर का एक वो स्या दाग है जिसको जो मुझे हॉन्ट करता है रात को कि ये नहीं होना चाहिए था। सारे प्लान, सारे ख्वाब जब आप एक दूसरे से डिस्कस कर चुके हों तो उसके बाद ये सीन नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या वजह बनी? क्या पहले उनके आपस में डिस्कस नहीं हुए थे मामलात कि हम इस तरह से लाइफ दोनों एज अ हस्बैंड एंड वाइफ दे आर परफेक्ट ना। हाँ। मसला क्या था, लड़के की माँ जो है ना वो
चुल लगाती थी या चिंगारियाँ लगाती थी, इसको ये वाला काम करवाओ, इसको वो वाला काम कराओ, ये नहीं करती, जो लड़के वो की नहीं माँ करती। को ऑब्सेशन होता है कि कोई भी बहू आ रही है उसको अपने हिसाब से चलाना, फिर अपना लड़का चाहे जैसा भी हो, बहू चांद जैसी लेकर आनी और हाल उसका जो है वो नौकरानियों वाला करना है। हाय फ़ायज़ा, ये तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लास्ट जनरेशन रह गई है ये वाले सीन देखने के। इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अगली जनरेशन इससे बेहतर होगी, क्योंकि हमने जो अपने बच्चों की तरबियत की है, तो जब वो मतलब उस स्टेज पे जाएंगे, सास ससुर की स्टेज पे, तो होपफुली इंशाल्लाह वो बेहतरीन सास ससुर साबित होंगे। उम्मीद तो अपने आप से भी बहुत है कि जो झेला है उसको ना फेस करें, लेकिन नॉर्मली ये कल्चर हम निकाल नहीं सकते अपने माइंड से, निकाल नहीं सकते। ये हर दौर में ऐसा होता हर दौर में आपको कहीं ना कहीं। ये लड़के वाले, जब अक्सर मैंने देखा है कि जो मैच मेकर्स भी होते हैं उनको बहुत उकसाते हैं कि हमारी झूठी तारीफें की जाए लड़की वालों के सामने। हाँ एग्जैक्टली, वो खुद अपनी झूठी तारीफें कर रहे होते हैं ना। देखो तुम अपना बेटा देखते नहीं है, हमारा बेटा में तो ये क्वालिटीज़ हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, दोस्त कोई नहीं है, सिगरेट नहीं पीता, और सारे काम हो रहे होते हैं। आपको नहीं पता कि आपके बेटे की क्या सोशल लाइफ है। आपके सामने तो वो सुबह जॉब पे जा रहा है, वापस आ रहा है, उसके बाद उसने आपके साथ खाना खाना है, चंद टाइम गुजारना है, और उसके बाद अपने कमरे में चला जाए। अलमिया के लड़की वाले जो है ना वो कहीं ना कहीं मजबूर भी होते हैं, और जिनके यहाँ घर में ज़्यादा लड़कियों की तादाद हो वो थोड़े मजबूर होते हैं इस मामले में। तो इस किस्म के लोग फिर उन शरीफ नफ्स फैमिलीज़ के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। आपके करियर में अभी तक कोई ऐसा केस आया हो? कि हाँ, मेरे करियर में एक ऐसा था, और देखो मतलब बहुत ही करीबी रिश्ता भी था उन दोनों का, यानी बहन और भाई की औलाद थी। यानी सगे मामू को नहीं पता था कि जो लड़का है मेरा भांजा है वो उसकी क्या आदत हैं। उन्होंने 19-20 साल की बेटी थी उनकी, उन्होंने उसका रिश्ता कर दिया, फूफो ने रिश्ता मांगा, उन्होंने कर दिया, 2 गलियां छोड़ के घर रहता था। कोई सोच भी नहीं सकता कि आपके ऐसे सीन में, ऐसे सिनेरियो में कोई ऐसा लूज पोल निकल कर आएगा जो कि आपको तंग करेगा। लेकिन उस बच्ची को शादी होने के बाद पता लगा कि वो तो ड्रग्स एडिक्टेड है, और एडिक्शन के बाद वो उसे मारता भी था। 3 महीने तक उसने, जो कि 2 गलियां छोड़ के उनका मैका था, जाने नहीं दिया। हर बात पे जब भी वो उसको लेने के लिए आते थे तो वो ये कहते हैं नहीं तुम कह देना कि अभी ज़रूरत नहीं है। वो बच्ची खौफज़दा, जब हम छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां करते हैं तो जाहिर है बच्चियों के ऊपर एक प्रेशर सा आ जाता है ना, कि कोई भी आपको जैसे प्रेशराइज़ करेगा, खौफ दिलाएगा, तो आप उस खौफ की ज़द में आके अपना अंदर का सच नहीं बोल पाते। तो वो बच्ची 3-4 महीने अपने ससुराल में रही और मार खाती रही। तो जब उसकी बहन बाहर से आई तो उसने कहा कि तुम आओ, आके मेरे साथ रहो। जब वो उसको लेकर आई है तो फिर पता लगा कि भाई ये कहानी है कि सगी फूफो का बेटा सामने पला बड़ा और उन्हें नहीं पता कि वो ड्रग्स एडिक्टेड है। और ना ही माँ कहती है कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि माँ को नहीं पता था? पॉसिबल ही नहीं है ना। माँ तो वो होती है जो अपनी औलाद की वो क्या कहते हैं, पर भी गिन लेती है। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। तो कैसे मान सकते हैं? मैं नहीं मान सकती। मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मुझे पता लग जाता है उनकी शक्ल देख के, या आज उदास हैं, या आज परेशान है, आज इन्हें एंजाइटी हो रही है, आज इनका मूड क्या है। ये वो माएँ होती हैं जो अपनी औलाद के लिए कहती हैं कि ये तो दूध के धुले, इन्हें तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, तो कुछ वो माएँ हैं जो पर्दे डालती हैं अपनी औलाद पे, और आके सफ़र कौन करती है? जो नहीं आने वाली बेचारी, जो नहीं आने वाली होती है। अच्छा, ये जब रिश्तों की तहक़ात होती है, सारे मामलात होते हैं, तो लेन देन पर और जहेज़ पर, हक महर पर, इन सारी बातों में मैच मेकर्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है? अच्छा, ये मैच मेकर्स फैमिलीज़ का इंटायरली अपना, ये फैमिलीज़ का इंटायरली अपना कंसर्न होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है ज़रूर। वो इसलिए कि मैंने बहुत सारे मामलात में झगड़े होते देखे हैं, इसलिए मैं जब रिश्ता हो रहा होता है। पहले की बात है अजीज़ाबाद कराची में कि शादी के दौरान लड़के और लड़की वाले आपस में लड़ पड़े और कुर्सियाँ उठाकर मारे हैं, खाने की टेबल्स जो है वो उल्टा दी हैं। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा सोफिया जी से मिलूंगी तो उनसे पूछूंगी कि लेन देन के मामलात में जो है वो मैच मेकर्स को कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, फैमिलीज़ का आपस में किस तरह से एक निभाव होना चाहिए कि ये झगड़े ना फूटे शादी वाले दिन। अच्छा, उसमें ये होता है कि बास फैमिलीज़ हमें ये कह देती हैं कि जी आप हम उनको बता दें
कि ये रस्म व रिवाज हैं हमारे ना। तो मैं पूछूंगी अच्छा क्या रस्म व रिवाज हैं, तो वो कहेंगे कि जी ऐसा है कि जी हम जब तारीख रखने आते हैं तो सारी फैमिलीज़ को जोड़े दिए जाते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। फिर अच्छा जी और क्या रस्म बता दें। देखें जी अब उसमें ये है कि हमें जहेज़ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन देखें हर लड़की की ना कुछ ख्वाहिशात होती हैं। तो अगर वो अपनी कुछ ज़रूरत के सामान, हाँ उसने उसको कोई ज़रूरत का सामान उसने लाना है ना, तो वो अपने लिए खुद अपना कमरा जो है ना वो उसके हिसाब से वो ले आए। तो अब उसका मतलब क्या होता है कि फिर मैं लड़की वालों से ये कहती हूँ कि आप चाहें जाके उनके साथ बैठें, मीटिंग करें कि क्या लेना है क्या देना है, ये एक ही दफ़ा तय कर लें शादी से पहले। ऐसा ना हो कि निकाह के वक्त हक महर तक पे जो झगड़े हो रहे होते हैं। बाज़ लोग लड़के वाले कहते हैं कोई मसला नहीं है जी, कोई मसला नहीं है, आप जितना हाँ जबकि जब देखी जाएगी। लेकिन एन शादी के ये जो आप झगड़े की बात कर रहे हो ना, वही ऐसे ही केसेस होते हैं कि फिर जब वो रन टाइम पे निकाह नामा फिल किया जा रहा होता है तो वो ये कहते हैं कि जी हमने तो इतना हक महर रखवाना है। हर कोई लड़की अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाहता है। मुअज्जल और गैर मुअज्जल पे झगड़ा हो जाता है कि जी ये मुअज्जल नहीं होगा, गैर मुअज्जल होगा, लेकिन हम अभी पे नहीं करेंगे। अच्छा जी आप इतना कर लें। जैसे अभी एक शादी हुई तो उन्होंने 5 लाख हक महर, उन्होंने कहा 1 लाख मुअज्जल होगा, अभी के अभी हाथ पे रखे हैं लड़की के। तो हमने लड़की के हाथ पे रखवाया कि ठीक है भी दे दो, फर्क क्या पड़ता है, उसका हक है उसने लेना है। बिल्कुल लड़की की चॉइस से ज़्यादा लड़की की फैमिली की चॉइस भी आ जाती है। फैमिली की चॉइस। अच्छा लड़के की फैमिली में उसकी माँ या बहनों की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर बरी की बात की जाए, जहेज की बात की जाए, इस सब में वो बहुत लिस्टें बना के दे रही होती हैं। अच्छा लिस्टें नहीं, मेरे पास ऐसी कॉल्स आती हैं वो इस तरह करके कि देखें जी हम तो ब्रांडेड पहनते हैं, हाँ अब इन्होंने तो हमें दे दिए ओरिगा वाले जोड़े। अच्छा अब हम ये कैसे अपनी चच्ची ताई मामी को दें, वो तो भाई हमारी तो नाक कट जाएगी। हमारी तो खैर है, हमारे फैमिली में जो है वो क्या सोचेंगे, हमने तो उन्हें कभी जो है वो सना सफीनाज और हमने मारिया बी के अलावा तो उन्हें जोड़े नहीं दिए। अब देखे ना मेरा बेटा तो जी वो फलाने ब्रांड का सूट पहनता है और इन्होंने तो हमें दे दिए हैं ये बशीर सन्स के उठा के। तो अब हम कैसे मतलब करें, वो तो सिलवाएगा भी नहीं इनको। तो अब इसका मसले का हल निकालें। तो मैं कहूँगी अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ फैमिली से, तो वो फिर एक्सचेंज कर लेते हैं या कुछ और इसका हम बीच का हल निकाल लेते हैं। तो ये है कि वो फिर तो जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर क्या करेंगे, फिर वो कर्ज लेते हैं। दिखावे के लिए कर्ज लेना पड़ता है और आजकल मजबूरी है, हर कोई करता है। एक तो इंस्टाग्राम ने ज़िंदगी अजाब कर दी है, बिल्कुल ऐसे कि जी गिफ्ट्स, फिर ऊपर से वीलॉगर्स ने उस पर तड़का लगा दिया है कि जी हमारी शादी है तो ऐसे, तो गिफ्ट्स हैं तो ऐसे, हस्बैंड टू बी जो है, हस्बैंड टू बी है वो फलाने मौके पे आपको ये दे रहा है। इस तरह लड़कियों की अप्रोच भी चेंज हो रही है और लड़कों की अप्रोच भी चेंज हो रही है। मतलब वो सारी की सारी चीज़ें फेक हैं यार, सब कुछ, लेकिन आपको अट्रैक्ट करती हैं। फिर आपके दिमाग के कहीं खाने में ये फिट हो जाता है कि नहीं यार ये हमारे साथ भी ये होना चाहिए। अच्छा लड़की वालों की तरफ से अक्सर औकात मैंने देखा है कि यूके यूएस का लड़का हो तो उन्हें बहुत पसंद आता है, शक्ल सूरत चाहे कुछ ना हो, जॉब करियर को भी इतना देखा नहीं जाता, बस बाहर का रिश्ता है तो डन कर दो। हाँ ये है, और आजकल के हालात में ये बहुत है, ये रियलिटी है और आजकल के हालात में ये बहुत है। इवन दो डाइवोर्स को भी एक्सेप्ट कर लेते। अच्छा बस बच्चा ना हो, सिर्फ और सिर्फ बाहर के टैग की वजह से, चाहे वो बाहर एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा हो, एक सिर्फ बेडरूम हो और साथ में किचन हो, सिर्फ वो छोटा सा अपार्टमेंट जिसमें आप चलें तो ख़त्म हो जाए, लेकिन उनको अट्रैक्शन क्या होती है एक ब्लू पासपोर्ट की, कि जिसमें वो अपनी बेटी की ज़िंदगी दाव पे लगा देते हैं और जाके फिर 7 समंदर दूर चली जाती है, 7 समंदर दूर चली जाते हैं, 7 समंदर दूर चली जाती है और आपको ये भी नहीं पता कि आप जाके वो बच्ची किस कदर एक हार्ड लाइफ गुजारेगी, क्योंकि उसका हस्बैंड कभी भी नहीं चाहेगा कि वो घर बैठ के एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह ज़िंदगी गुजारे। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं सोफिया जी कि लड़कियों की शादी करके माँ बाप ने पता नहीं कैसे कैसे बाहर तो उन्हें भेज दिया, दोबारा कभी उनकी शक्ल नहीं देख सके। हाँ ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बिल्कुल मेरी जो हैं फ्रेंड हैं, उनका जो बेटा जहाँ जिस अपार्टमेंट में रहता था ना, तो उसका हमसाए थी। अच्छा। वो फैमिली थी और वो फैमिली मतलब आप उसकी बहू देख भी नहीं सकते थे। किसी तरीके से उसने जो है ना वो बात उस बच्चे तक पहुंचाई कि ये नंबर है, अब ये नंबर से ना मेरे फैमिली को फ़ोन कर दो कि वो मुझे इससे कांटेक्ट कर लें और आके मुझे यहाँ से ले जाएं। उसके साथ इतना पैथेटिक सलूक होता था कि वो दरवाजे पे देखने तक नहीं जा सकती थी कि ये अंदर से निकल के बाहर किसी को कुछ कह ना दे।
बहरहाल उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो वो बच्ची बच गई। लेकिन ऐसे हमें तो एक केस का पता लगता है ना, ऐसे पता नहीं कितने हज़ारों केसेस होंगे जो कि बच्चियां वो फंसी हुई हैं वहाँ पर, और तो और इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं। बाज़ तो मैंने सुना है कि वहाँ जाके बेच देते हैं, मतलब ये तक हमने स्टोरी सुनी है। मेरे को बिल्कुल ऐसे होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मतलब मैं हर एक से यही कहती हूँ कि रिश्ता करते वक्त कुछ न कुछ इन्वेस्टिगेशंस बड़ी ज़रूरी हैं बाहर की। आप ऐसे मुंह उठा के ना दे दें कि वो आके जी है ना पेंट शर्ट पहन के आया है, बड़ा जी हेयर कट ऐसा है वैसा है, और वो अंग्रेज़ी के 4 लफ्ज़ बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ का कोई वाइट कॉलर जॉब करने वाला लड़का है, या यूँ समझो कि कोई लैंडलॉर्ड है। बस वो थोड़े से पाउंड्स और डॉलर दे के आप अपनी बच्ची को जो है ना उसके सुपुर्द ना करें। रिश्ता करवाते वक्त लड़की का लड़के का क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, चाहे वो रिश्ता यहाँ पाकिस्तान से हो या बाहर हो? बहुत ही फ़ायज़ा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो आजकल के ना पेरेंट्स लड़के वाले हों चाहे वो लड़की वाले हों, जो अपनी चेक लिस्ट बनाते हैं ना, वो बहुत ही, मैं क्या कहूँ, पैथेटिक होती है। वो पैथेटिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि उसमें ना शराफत का कहीं जिक्र होता है, ना उसमें आपकी अंदर की किरदार की, जो लड़के के किरदार के ऊपर एम्फेसिस होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप जाके करैक्टर सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दें लड़के वालों से, लेकिन ये नहीं चाहिए वो भी। खैर वो आजकल लड़कियों से भी लेना चाहिए। लेकिन ये है कि मतलब वो चीज़ें पीछे चली जाती हैं। पेरेंट्स जब प्रोफाइल बना के हमें देते हैं तो वो चेक लिस्ट में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो, अब लड़के वालों की उसमें तो सबसे ऊपर एक ही है जी, स्लिम, स्मार्ट, प्रिटी। ये 3 डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जिनको, हाँ देखो 4 ऐड कर लेते हैं, सिर्फ चौथी हाइट। जैसे फुट्टा लेके निकलेंगे ना, अपना बेटा 5'7" है ना, तो कहते हैं 5'4", 5'5" से कम ना हो। भाई आपके साथ मैच 5'2" की कर रही है तो आप 5'4" क्यों मांग रहे हैं? नहीं जी, ऐसा ना हो बच्चे आगे छोटे पैदा होंगे। मतलब पैथेटिक सोच है ना, खुद का कर लिया और अब आने वाले को आप बुरा तंग कर रहे हैं। तो प्रिटी, स्लिम, स्मार्ट, हाइट, यानी ये 4 डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जिसको वो एक चेकलिस्ट बनाते हैं। सही। वो हर एक पे पूरी नहीं उतर सकती ना। कोई प्रिटी होगी तो हो सकता है वो उस तरह स्लिम और स्मार्ट ना हो जैसे कि आप देखना चाह रहे हैं उसको ना। और हाइट तो मुझे लगता है, मेरा दिल चाहता है कि हाइट को तो ना इरेज कर दूं कहीं से प्रोफाइल के ऊपर से। आप 5'9" की लड़की अगर किसी को दिखा रहे हैं तो वो आपको कह देते इतनी लंबी, भी आपका 6 फुट 2 इंच का लड़का है, अगर उसके साथ 5'9" की लड़की मैच कर रही है तो आप देख लें। बड़ी मशहूर है, लोग कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, ऐसा नहीं है, जोड़े आपने खुद बनाने होते हैं, ये मैच मेकर्स बनाते हैं। थोड़ी सी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। इंसान पहले अंदर से अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, ज़ाहिर इतना मैटर नहीं करता। और जितना स्टैंडर्ड हमारा हाई हो चुका है उस पर भी हमें थोड़ा सा जो है वो तामुल मिजाजी से और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज़ जो है वो दुनिया में परमानेंट नहीं है। आज आपके पास दौलत है, शोहरत है, कल को ना हो तो क्या करेंगे। सोफिया जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।